विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 31 है और फुल लेंथ का है टेस्ट पेपर 7। इसमें 50 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है पोषण अभियान, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें। अब इसमें अगर देखा जाए ये ऑप्शन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो जो पोषण मिशन है इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता कार्यान्वित, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करके देखें। यहाँ पर दूसरा 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी ऑप्शन इसमें बच जाता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। और जो योजना के सवाल आते हैं वो किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर जो बीओपी है, भारत का जो भुगतान संतुलन है उसके बारे में देखना है। चालू खाता घाटा है उसमें देखना है। यहाँ पर जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनका आयात और निर्यात चालू खाते घाटे में ही शामिल किया जाता है, और जो भी सेवाएं होती हैं उनका शामिल किया जाता है इसमें। जो पण्य होगा, पण्य का निर्यात और आयात इसी में ही शामिल किया जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक है। चालू खाते में उन लेन देनों को दर्ज किया जाता है जो देयताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जो देयताएं होंगी उसमें उत्पन्न नहीं होंगी। वस्तुओं, सेवाओं और आय हस्तांतरण इसमें व्यापार शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वेतन के आवक और जावक विप्रेषण। जो वेतन का जावक और आवक इसमें ही शामिल किया जाता है। जो वेतन होता है, जैसे कि कैपिटल है, अब कोई वहाँ पर स्कूल बना दिया तो उससे वहाँ पर क्या आएगी, पूंजी आती रहेगी, क्योंकि वो स्कूल बना दिया। अब जैसे पुल है उसकी मरम्मत कर दी तो टोल टैक्स होगा, वहाँ से आएगा। तो यहाँ पर है अब वेतन दे दिया, वेतन जारी कर दिया, तो इसमें ये शामिल किया जाएगा जो चालू खाते में, लेकिन कैपिटल में शामिल नहीं किया जाता है। बाह्य ऋणों पर ब्याज का भुगतान, अभी इसमें भी ब्याज दिया जा रहा है, तो ठीक है इसमें शामिल होगा। जो अनिवासी भारतीय एनआरआई जमाएं होती हैं इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो पूंजी खाता होता है उसमें होती है ये एनआरआई शामिल। तो इसमें चौथा ऑप्शन तो गलत है, 3 ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 52 का आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट है 53 में बोला हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित मदों में से कौन सी मूल्यवर्धित विधि का उपयोग करके, जो मूल्यवर्धित विधि है उसका उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें शामिल नहीं की जाती है। इसमें से 5 वस्तुएं दी गई हैं, इसमें से देखना है। जैसे हस्तांतरित आय, जो हस्तांतरित आय होती है वो शामिल नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। जैसे उत्पादक हो गया, वो सेवाओं से अर्जित केवल जो आय होगी वो शामिल किया जाना चाहिए, उसमें हस्तांतरण आय उसमें शामिल नहीं की जाएगी। स्वयं उपभोग के लिए जो वस्तुएं होती हैं, स्वयं उपभोग के लिए वस्तु इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, जो अपने लिए उपभोग की गई वस्तुएं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन 1 में आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। अब 1 आ रहा है तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसमें यहाँ पर 1 भी है, दोनों में कॉमन, और 5 भी है और 4 भी है। अब 1, 4, 5, 1, 4 और 5 इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्वयं उपभोग, जो स्वयं उपभोग के लिए एक तो वस्तुएं और सेवाएं, यहाँ पर दोनों ही इसमें शामिल होती है। तो इसमें 1, 3, 4, 5 आंसर बी करेक्ट है। जो मूल्यवर्धित आय है इसमें शामिल नहीं होती हैं, ये पूछा हुआ है, तो इसमें 1, 3, 4, 5 शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट है 54 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, जो नाफेड है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नाफेड से। इसके बारे में देखना है कितने ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन है यह बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। पहला ऑप्शन ठीक है, इसको बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो नाफेड है ये अधिनियम है इसके अंतर्गत पंजीकृत है। दूसरा ऑप्शन है यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन नहीं आता, जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें दूसरा ऑप्शन कट करके देखें तो 2 में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। पहला तो है ही। तीसरा ऑप्शन है इसमें
इसकी स्थापना सहकारी विपणन को बढ़ावा देने और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। ये भी ऑप्शन इसका ठीक है, तीसरा, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें जल में प्राथमिक अनुक्रम के दिए गए चरण को पादप जो प्लवक फाइटोप्लैंक्टन है से वन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर निम्नगण पादप चरण है, पहले ये होगा, फिर उसके बाद दलदली नरकुल चरण होगा, फिर उसके बाद है दलदली घास चरण, और फिर उसके बाद है झाड़ी चरण। तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में से सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। भारतीय संविधान जो आर्टिकल 348 का क्लोज का सब क्लोज ए, उसमें बताया हुआ है जो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जो कार्रवाई होंगे, सभी कार्रवाई जो होंगी वो अंग्रेजी में होंगी। पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों, डिक्री या आदेशों के लिए हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। 348(2) में बताया हुआ है कि जो राज्य का राज्यपाल होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस जो उच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ वो हिंदी भाषा या जो राज्य की शासकीय भाषा है उसमें हो सकती हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है संघ और राज्य दोनों स्तरों पर विधि, नियम और आधिकारिक दस्तावेज अंग्रेजी में ही होंगे जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो राज्य और दोनों में, राज्य और संघ में विधि भी नियम भी अंग्रेजी में होंगे, और यहाँ पर संसद विधि जब तक ना बना दे तब तक। तो तीसरा, दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 57। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का उपबंध करता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, ये न्यायिक सेवा के सृजन का उपबंध करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए संविधान संशोधन में राज्य के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें राज्य की कोई परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आर्टिकल इसमें ये उपबंध करता भी है। ये तीसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का कोई भी पद शामिल नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो न्यायाधीश से निम्न स्तर का कोई भी पद इसमें शामिल नहीं होता है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट 58 है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, और इधर कंपनी दी हुई है। यहाँ पर देखना है इसमें कौन सा सही है, मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर है ओ से लॉट, ये अमेजन की है, ठीक है। मेजराना 1 ये माइक्रोसॉफ्ट की है, और साइकामोर ये गूगल की है। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 59 उत्पादक मूल्य सूचकांक जो PPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही है। पहला है PPI उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादन के लिए प्राप्त कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, जो भी कीमतों में समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा औसत परिवर्तन को वो मापेगा, जो PPI है। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है इसमें थोक मूल्य सूचकांक WPI के विपरीत PPI में सेवाएं भी शामिल होती हैं। जो ये WPI होता है होलसेल प्राइस, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि PPI में यहाँ पर जो उत्पादक मूल्य सूचकांक है इसमें वस्तुएं भी और सेवाएं भी शामिल होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है भारत में PPI वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर
जो उत्पादक मूल्य सूचकांक है इसको प्रकाशित नहीं किया जाता, और यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी के द्वारा के नहीं, ये किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार होंगे OCOEA, मासिक आधार पर, इसको भी मासिक आधार पर ही किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय जबकि क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय है। ठीक है पहला ऑप्शन, क्योंकि जो अंतर्राज्यीय परिषद है इनका आर्टिकल 263 में बात की गई है, और जबकि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये सांविधिक, क्योंकि ये संसद के द्वारा इनको बनाया गया था। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर गलत पूछा हुआ है तो गलत देखना है। भारत के प्रधानमंत्री राज्य अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और जबकि अंतर्राज्यीय जो परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राज्यीय विवादों पर अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें राज्यों के लिए बाध्यकारी होती है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों जो होंगी वो सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषदें होते हैं दोनों ही सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, ना कि यहाँ पर बाध्यकारी होती हैं। तो तीसरा और दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 61, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के सहयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और फ्री इंडिया लीजन के लिए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। इसमें जो 4500 के लगभग भारतीय युद्धबंदी थे जो इसमें शामिल थे, और जिन्हें नाजी जर्मनी ने उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना से पकड़ा था। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने 1942 में हिटलर से मुलाकात भी की थी समर्थन के लिए। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार आज़ाद हिंद का गठन किया। ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में जो अंतिम सरकार आज़ाद हिंद थी उसकी स्थापना। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो तीनों ऑप्शन इसमें सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 62, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं CBDC के संदर्भ में देखना है और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक रूप से ब्लॉकचेन जो तकनीक है उस पर आधारित होती है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है इसमें ये स्विफ्ट जैसे परंपरागत प्रणालियों पर निर्भर हुए बिना सीमा पार लेन देन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है चीन आधिकारिक तौर पर CBDC को जारी करने वाला पहला देश है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें CBDC में चीन नहीं है, जबकि 2020 में बहामास अपनी सेंट डॉलर जो मुद्रा है इसकी आधिकारिक तौर पर जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसमें बहामास है ना कि चीन है। तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 63, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के संदर्भ में देखना है और इसमें देखने हैं कितने कथन सही हैं। पहला है इस योजना का उद्देश्य लाइसेंस मुक्त शुल्क के बिना पब्लिक डेटा ऑफिस PDO के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, ये इसमें शुल्क के बिना, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक है। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। संचार मंत्रालय के द्वारा जो दूर संचार विभाग है DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। एक ठीक है अभी तक।
तीसरा ऑप्शन है पीएम वाड़ी भारत नेट परियोजना का एक घटक है और इसे सीधे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। यहाँ पर जो पीएम वाड़ी है वो स्वतंत्र रूप से संचालित है और उसे सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है। और ये जो योजना है स्थानीय दुकानों और जो प्रतिष्ठानों को अंतिम मेल इंटरनेट वितरण उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए वाईफाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो भी किसी लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। केवल एक इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट है 64 AIF। इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कृषि अवसंरचना निधि है। इसके बारे में देखना है, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है और ये केंद्रीय क्षेत्र की भी योजना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो इसमें ठीक है, किसान और कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की, तीसरा ऑप्शन ठीक है। और इसमें दूसरा ऑप्शन देखें, कृषि उपज विपणन समितियाँ APMC कृषि अवसंरचना निधि का उपयोग करने के लिए पात्र लाभार्थी हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो कृषि उपज विपणन समितियां होती हैं APMC, पहला ऑप्शन है इसमें। इसका उद्देश्य ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी के माध्यम से अल्पकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करना। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसका उद्देश्य जो ब्याज अनुदान ऋण गारंटी के माध्यम से जो मध्यम और दीर्घकालिक ऋण होता है वो वित्त पोषित की जाती है, प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अल्पकालिक के नहीं, यहाँ पर दीर्घकालिक भी और मध्यम भी। तो 2 और 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 65 दीवान वेलु थम्बी या थम्पी 1808 से 1809 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है त्रावणकोर के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश रेजिडेंट के हस्तक्षेप ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, 1805 में जो त्रावणकोर पर भारी सब्सिडी लगा दी गई थी और वहाँ पर जो स्थानीय शासक थे उनमें असंतोष फैल गया था। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इस विद्रोह के दौरान दीवान वेलुथम्पी द्वारा कुंदरा उद्घोषणा जारी की गई थी। इसमें दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है विद्रोह से पहले त्रावणकोर राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 66 फिशिंग कैट। जो फिशिंग कैट है उसके संदर्भ में देखना है और इसमें कितने कथन सही है वो भी देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, ये राजकीय पशु है किसकी, पश्चिम बंगाल की। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा ऑप्शन गलत है, ये राजकीय पशु तो है लेकिन ये लीस्ट कंसर्न में शामिल है। जो रेड लिस्ट है, सॉरी लीस्ट कंसर्न में नहीं, सुभेद वल्नेबल में शामिल है, ना कि संकटग्रस्त में। तो दूसरा ऑप्शन ये भी और ये भी गलत हो गया। पहला तो है ही। तीसरा है विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना रणथंभौर बाघ रिजर्व में की गई। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें यहाँ पर जो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है ये संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर आयोजित किया गया है और जो फिशिंग कैट की आबादी का पहला वैश्विक अनुमान भी है। और 2010 में प्रारंभ जो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है वो पश्चिम बंगाल में फिशिंग कैट के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई थी, ना कि रणथंभौर में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 संपत्ति के अधिकार पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में देखना है और कितने कथन इसमें सही है वो भी देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें पीड़ित व्यक्ति को जब अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं बताया गया। जो मूल अधिकारों से जो संपत्ति के अधिकार हैं उसको हटाया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के या आर्टिकल 300A के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 32 और 226 न्यायालयों में जाया जा सकता है।
दूसरा ऑप्शन है इसके पश्चात संपत्ति के नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे के संबंध में संसद के विरुद्ध व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार अब कोई गारंटी नहीं है। ये ऑप्शन ठीक है, इसमें संपत्ति का अधिकार की कोई गारंटी नहीं है, आर्टिकल 300A में ऐसा बोला गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 68 है, यहाँ पर वनावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन चूज करने। इसमें पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति NFP 1988 में परिकल्पना की गई कि भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन या वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, 33% के लिए बोला गया था कि 33% भाग पर जो वृक्ष या वन का आवरण होना चाहिए। 1988 की है ये, यहाँ पर और कोई डेट भी लिखी हुई आ सकती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है वर्तमान में किसी भी भारतीय राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जबकि आता है। कौन कौन से किस किस में आता है? 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जो 33% से अधिक वनावरण क्षेत्र आता है, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें मोस्टली इनमें 75% भी वन अधिक है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 69 इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर EZIE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही है। पहला ऑप्शन है यह ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट्स के चुंबकीय फिंगरप्रिंटों की छवि निर्मित करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये नासा का है ना कि ESA का है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रोजेट्स निम्न अक्षांश वाली धाराएं हैं जो पृथ्वी के पर्यावरण में सबसे बड़े धरातलीय चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, ये उच्च अक्षांशों के लिए ना कि निम्न अक्षांशों के लिए उच्च प्रवाह वाली विद्युत धाराएं होती हैं इसमें। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित यात्रियों में से किसने अपने वृत्तांत में न केवल सैन्य अनुशासन और शासन का विवरण दिया बल्कि सम्राट भी कृष्णदेव राय के विस्तृत शारीरिक विवरण भी दिया? ये किसने ऐसा बोला था? डोमिंगो पेस के द्वारा। जो डोमिंगो पेस है ये कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो 1509 से 1529 ये विजयनगर की यात्रा की थी डोमिंगो पेस ने। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 71 ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सिप्री के द्वारा ही किया जाता है। मिलिट्री यहाँ पर सेना के बारे में, किसकी सेना नंबर 1 पे नंबर 2 पे, वो भी इसके द्वारा ही, सिप्री के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर जो सिप्री के अनुसार 2023 में जो वैश्विक सैन्य जो खर्च किया जाता है वो 2.44 वैश्विक सैन्य 2.44 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा है। जो वैश्विक सैन्य व्यय उसमें वृद्धि देखते हुए जो तनाव और संघर्ष के कारण हुई है, जो भी तनाव और संघर्ष हो रहे हैं विश्व में, इसीलिए इसमें जो सैन्य व्यय है उसकी वृद्धि देखी गई है। और जो शीर्ष पर व्यय करने वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA, और नंबर 2 पे है चीन, और नंबर 3 पे है रशिया। नेक्स्ट है 72 हाल ही में NPCI द्वारा लॉन्च किए गए UPI सर्कल, जो UPI सर्कल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है UPI सर्कल किसी प्राथमिक उपयोगकर्ता को अपने UPI खाते से द्वितीयक उपयोगकर्ता को लेन देन का प्राधिकार सौंपने की अनुमति देता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें अनुमति देता है जो द्वितीयक उपयोगकर्ता होगा उसके लिए, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है UPI सर्कल के तहत प्राथमिक उपयोगकर्ता को द्वितीयक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को प्रमाणित करता है। जो प्रत्येक लेन देन करता होगा उसको प्रमाणित नहीं करता है यहाँ पर, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपयोगकर्ता के पास UPI से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है, इसमें UPI लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है जो द्वितीयक उपयोगकर्ता होता है।
तीसरा ऑप्शन भी गलत है, केवल एक ही ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है प्रजातियों की वैश्विक आबादी के आधे से अधिक का आश्रय स्थल है। इसमें पहला ऑप्शन है गंगा नदी डॉल्फिन। जो गंगा नदी डॉल्फिन है, यहाँ पर जो हिम तेंदुए के 60% पर्यावास पाए जाते हैं वो चीन में पाए जाते हैं। 60% से अधिक हिम तेंदुए का ये चीन में पाए जाते हैं। और जो हिम तेंदुओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मंगोलिया में पाई जाती है। उसके बाद पहले नंबर पर तो चीन हो गया, दूसरे नंबर पे मंगोलिया और तीसरे नंबर पे है भारत। हिम तेंदुए के बारे में, जो हिम तेंदुआ है ये रेड लिस्ट की वल्नरेबल जो सुवेद सूची है उसमें ये आता है और साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल है, ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें। और जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये विश्व की लगभग जो 90% आबादी है ये भारत में ही पाई जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी तंत्रों में। दूसरा है इसमें एशियाई हाथी। एशियाई हाथी भी यहाँ पर ठीक है, दूसरा ऑप्शन भारत में इसमें आधे से अधिक का आश्रय स्थल है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 74, भारतीय गैंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भारतीय गैंडे अपने एकल सींग और मोटी कवच जैसी त्वचा के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गैंडे की 3 एशियाई प्रजातियों में भारतीय गैंडे सबसे बड़े होते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। जो एक सींग वाला गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडा, और जो 3 एशियाई गैंडा प्रजातियां हैं जैसे सुमात्रा, जावा और भारतीय गैंडा में से सबसे बड़ा होता है जो भारतीय गैंडा होगा, और एकल सींग इसे जावा गैंडे के समान बनाता है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। और जो एक सींग वाला गैंडा होता है ये 8 से 25 इंच लंबा काले रंग का एकल सींग होता है और उसकी जो खाल होगी वो धूसर भूरे रंग की होती है। यहाँ पर इसमें भारतीय गैंडा, बाद में ये सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, बाद में पूछ लिया जाएगा जावा गैंडा है या सुमात्रा गैंडा या फिर भारतीय गैंडा है, तो ये इस तरीके से भी बन सकता है सवाल। असम में सामूहिक रूप से भारतीय गैंडों की वैश्विक आबादी का 80% भाग पाया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है और ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये IUCN की सुवेद जो वल्नरेबल श्रेणी है उसमें शामिल है। ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 75 है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में देखना है। ISA भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में इसको स्थापित किया गया था, एक वैश्विक पहल है, ठीक है। 2015 में जब COP21 2015 में पेरिस में हुआ था, तभी भारत और फ्रांस के सहयोग से। इसमें पहले तो ये बोला गया था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जो भी देश होंगे वो शामिल होंगे, लेकिन अब इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, कोई भी देश। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन ठीक है। ISA पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये ISA पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीनों ऑप्शन इसमें डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही है।